हेलो दोस्तों, आज हम 12वीं कक्षा की जो भौतिक विज्ञान है उसके पहले चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी या विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। तो दोस्तों, अपन जैसे सिंपल अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम के अंदर जो है वो बादल गरजते हैं और उन बादलों की गर्जन के साथ में कई बार अपने को क्या होता है, बिजली भी चमकती हुई दिखाई देती है। तो आखिर ऐसा क्या है उनके अंदर कि वो बिजली चमक रही है वहां। ऐसा ही सर्दियों के दिन होते हैं। सर्दियों के दिनों के अंदर अपन जैसे स्वेटर है, शर्ट के ऊपर स्वेटर वगैरह पहनते हैं और जब उनको वापस शर्ट को खोलते हैं तो अंधेरे कमरे के अंदर जब अपन शर्ट को हल्का सा हिलाते हैं तो वहां उसमें अपन देखा जाता है कि शर्ट के अंदर चिंगारियां उछलती हैं। तो वो चिंगारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो इस तरह से अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काफ़ी यूज होता है। तो आज अपन उन्हीं कारणों की यहाँ इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो सिंपल सा जैसा शब्द लिखा हुआ है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अपने एक शब्द आ रहा है वैद्युतिकी और इस वैद्युतिकी शब्द के अंदर अपने का मतलब है धारा। और ये जो धारा शब्द है वो आपने 10वीं तक पढ़ा कि किसकी वजह से बहती है, आवेश की वजह से बहती है। तो अपन यहां सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये आवेश है क्या, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या इसकी वैल्यू है। तो प्रारंभ के अंदर थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि भाई एक एंबर जो नामक पदार्थ है ये एक प्रकार का रेजिन होता है। तो ये एंबर नामक जो पदार्थ है ये क्या करता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। कब? जब इसको किसी ऊनी वस्त्र के साथ में क्या करवाया जाता है, रगड़ा जाता है। तो रगड़ने के पश्चात ये हल्के पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण हैं, कागज के कण हैं, उनको क्या करेगा, ये आकर्षित करता है। तो अब ये जो एंबर जो शब्द है इसका जो यूनानी भाषा के अंदर जो अर्थ होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। यूनानी जो भाषा है उसके अंदर इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन और इसी के आधार पर इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी या जिसको अपन कहें विद्युत। मतलब कि जब इस एंबर नामक पदार्थ को अपन किसी ऊनी कपड़े के साथ में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ने का मतलब साइंस की भाषा के अंदर अपन क्या करवाते हैं, उसको घर्षण करवाते हैं। तो उसके बाद ये उनको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो अब यहां पर ये जो एंबर नामक पदार्थ है इसने क्या किया, उन हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या किया है, आकर्षित किया है। तो अपन यहां पर ये कहेंगे कि भाई ये जो एंबर नामक पदार्थ है ये विद्युतमय हो चुका है, अर्थात इसके अंदर वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षण करने का गुण इसके अंदर उत्पन्न हो चुका है। अब प्रारंभ में केवल एक ही पदार्थ के बारे में बताया गया इसने सेल्स ने, लेकिन उसके बाद जो गिलबर्ट है साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया कि भाई केवल ये एंबर नामक जो पदार्थ है यही नहीं है, इस तरह के और भी पदार्थ हैं जैसे प्लास्टिक है, कांच है, एबोनाइट है। इनको भी यदि आप क्या करवाएंगे, घर्षण करवाते हैं ऊनी वस्तुओं के साथ में, कपड़ों के साथ में, तो ये भी क्या करेंगे, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर या कागज के पार्टिकल्स, मिट्टी के जो कण हैं उनको अपनी ओर क्या करना शुरू कर देंगे, आकर्षित कर देंगे। इसका मतलब कि जो भी पदार्थ, दो पदार्थों के बीच में जब अपन घर्षण करवा रहे हैं
तो उन पदार्थों के अंदर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो रहा है कि जो दूसरे पदार्थों को अपनी ओर क्या कर रहा है, यहां आकर्षित कर रहा है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो शब्द है, जिसके आधार पर इसको क्या कहा गया, विद्युत नाम दिया गया, और उसके आधार पर अपन इन पदार्थों को कह रहे हैं कि घर्षण के पश्चात ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, विद्युतमय हो जाते हैं। तो इसी के आधार पर इनको कहा गया कि वो पदार्थ, ये जो पदार्थ हैं, ये सब क्या हो चुके हैं, आवेशित हो चुके हैं। तो इस तरह से प्रारंभिक जो अवधारणा थी वो इसके चारों तरफ घूम रही। इनके अंदर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, सिंपल एक ही चीज समझ में आ रही थी यहां पर, वो था कि इनको आपस में रगड़ने के बाद ये गुण क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो अब अपन आगे इसके अंदर जो है वो चर्चा करेंगे कि ये गुण ऐसा क्यों उत्पन्न हुआ, क्या इसका कारण है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर विद्युत की है, इसके अपन डेली लाइफ के अंदर और खूब सारे भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने फोटोस्टेट की जो मशीन होती है, कंप्यूटर के अंदर जो प्रिंटर होते हैं, लेजर जो प्रिंटर होते हैं, और जो भूकंप मापने के लिए जो सीस्मोग्राफ या भूकंप लेखी जिसको कहते हैं, उन सब के अंदर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या होता है, यूज होता है। तो अब अपन आगे चर्चा करते हैं इसके अंदर कि ये जो आवेशित या जो विद्युतमय पदार्थ हैं, इनके ऊपर किस प्रकार से आवेश उत्पन्न हुआ और ये आवेश किस किस प्रकार का था। तो सबसे पहले क्या किया गया कि एक दो कांच की छड़ें ली गई, कि मान लिया अपने पास ये दो कांच की छड़ है और इन दोनों ही कांच की छड़ों को क्या किया गया, ऊनी कपड़े के साथ में या रेशम के कपड़े के साथ में घर्षण करवाया गया, और दोनों को ही क्या किया गया, इन दोनों को जब आपस में रेशम के कपड़े के साथ में क्या करवाया गया, घर्षण करवाया गया। और घर्षण करने के बाद में जब इनको पास में लाया गया तो देखा गया कि भाई ये जो दोनों है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और इसी प्रकार से दो और छड़ें ली, एबोनाइट की छड़, इन एबोनाइट की जो छड़ें हैं, इन एबोनाइट की छड़ों को क्या किया गया कि दोनों को ही बिल्ली की जो खाल है उसके साथ में रगड़ा गया या उनके साथ में क्या करवाया गया, घर्षण करवाया गया। तो जब इनको भी क्या किया गया, दोनों को पास में लाया गया, तो देखा गया कि ये भी एक दूसरे से क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं। लेकिन उसके पश्चात जब कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, इन दोनों को जब पास में लाया गया तो देखा गया कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। तो यहां से दो निष्कर्ष निकालेंगे कि एक ही प्रकार के जो पदार्थ हैं, एक प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उनको जब किसी पदार्थ से या ऊनी कपड़े के साथ में यदि अपन घर्षण करवा के उनको जब पास में लाएंगे तो उन दोनों के ऊपर एक ही प्रकार का क्या है, आवेश उत्पन्न हुआ है, या उनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, एक जैसी है। और फिर ऐसा ही यहां पर एबोनाइट के अंदर पाया गया। लेकिन जब एबोनाइट और कांच की छड़ है, इन दोनों को पास में लाया गया तो देखा गया कि ये दोनों क्या कर रही है, पास आ रही हैं। तो इसका मतलब कि इन दोनों की जो प्रकृति है वो एक दूसरे के कैसी है, विपरीत है। और इसी के आधार पर जो कांच की जो छड़ थी, इस कांच की छड़ के ऊपर जो आवेश उत्पन्न हुआ उस आवेश को नाम दिया गया धनात्मक आवेश, और एबोनाइट की जो छड़ है इसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको नाम दिया गया ऋण आवेश। तो इस प्रकार से आवेश अपने पास कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का आवेश हुआ। तो इसका मतलब दो, ये जो कांच की छड़ें थी दोनों, इन दोनों ही कांच की छड़ों पर क्या उत्पन्न हुआ था, धनावेश उत्पन्न हुआ था। कब उत्पन्न हुआ था, जब इनको रेशम या ऊनी कपड़े के साथ में क्या करवाया गया, घर्षण करवाया गया। और जब एबोनाइट की छड़ों को
बिल्ली के खाल से घर्षण करवाया गया तो इस एबोनाइट की छड़ के ऊपर क्या उत्पन्न हुआ था, ऋणावेश उत्पन्न हुआ था। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि दो धनात्मक जो आवेश हैं उन धनात्मक आवेशों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और दो ऋणात्मक जो आवेश हैं उनके बीच भी क्या होगा, प्रतिकर्षण हुआ। लेकिन एक धनात्मक और एक ऋणात्मक इन दोनों के बीच क्या हुआ, आकर्षण हुआ। तो इसका मतलब कि समान जो प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये अपने पास दो प्रकार के आवेशों का पता लगा कि दो प्रकार के आवेश हैं, एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। ये इनका जो नामकरण है धनात्मक व ऋणात्मक, इनका जो नामकरण है ये नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब यहां अपने पास ये ऐसा क्यों हुआ इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश उत्पन्न तो हो गए, लेकिन ये क्यों उत्पन्न हुए इसके बारे में अपन बात करते हैं। और इस चीज को समझाया गया था, इस बात को समझाया गया था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा। अपने को पता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो पदार्थ किससे बनता है, अणु से मिलके बनता है। और अणु जो है वो अपने को पता है किससे मिलके बनते हैं, परमाणु से मिलके बनते हैं। तो इसका मतलब कि अपने पास से यदि कोई परमाणु है तो अपन ने अब तक 10 तक पढ़ा है कि कोई परमाणु होता है, उस परमाणु के भीतर क्या होता है, नाभिक, और उस नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं उनके अंदर कौन गतिशील होते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। और नाभिक के भीतर प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस तरह से किसी भी परमाणु के भीतर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से इस परमाणु के ऊपर कुल जो आवेश है वो कितना होगा, 0 होगा। और जब किसी परमाणु के ऊपर कुल आवेश 0 होता है तो उसको अपन कहते हैं उदासीन परमाणु। तो इसका मतलब कोई भी परमाणु है वो कैसा होता है, प्रारंभ के अंदर उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। तो परिणामी जो आवेश हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब यहां अपन ने जब कांच की छड़ को घर्षण करवाया था, मान लिया कि ये कांच की छड़ थी और ये अपने पास क्या था, रेशम का टुकड़ा, ये रेशम का कपड़ा, और ये अपने पास क्या था, कांच था। जब इन दोनों के बीच में अपन ने क्या करवाया, घर्षण करवाया। अपने को पता है कि घर्षण जब करवाते हैं तो क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं कि जब अपन दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो थोड़ी देर में अपने हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म होते हैं। और गर्म होने का मतलब उसके अंदर क्या उत्पन्न हुई है, ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तो अब क्या होगा कि यहां कांच और ये जो रेशम का कपड़ा है, इन दोनों के बीच में जब घर्षण करवाया गया तो उस समय भी क्या उत्पन्न हुई है, ऊर्जा हुई है। उस ऊर्जा को क्या किया कि इस कांच के जो परमाणु हैं और जो रेशम के परमाणु हैं उनकी जो बाह्य कक्षाएं हैं, उन बाह्य कक्षाओं में कौन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का जो आकर्षण बल होता है ये कितना है, ये निर्भर करेगा कि किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना ज्यादा दूर होगा
उसके ऊपर नाभिक का उतना ही आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए उतनी ही ऊर्जा की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। तो यहां पर क्या देखा गया कि जो कांच की जो छड़ है, इसके जो परमाणु है उनकी बाह्य कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नाभिक का जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहां इस कांच के छड़ जो है उनके जो परमाणु है, उनकी जो बाह्य कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो इलेक्ट्रॉन निकल के किसके ऊपर चले जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन निकलकर किसके ऊपर चले जाएंगे, रेशम के कपड़े के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि रेशम के अंदर जो कांच का जो टुकड़ा है, उस कांच के टुकड़े के जो परमाणु है उन परमाणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है, कमी हो गई है। और रेशम के कपड़े के ऊपर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई, वृद्धि होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कांच का जो टुकड़ा है उसके अंदर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। और रेशम का जो टुकड़ा है उसके पास जो थे वो मान लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब हुआ क्या, यहां कांच के भीतर से एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस का हो गया। तो अब इसके पास बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। और यहां क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और जुड़ गया। तो इस तरह से यहां कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो चुके हैं। तो हुआ क्या, अब यहां इन दोनों के अंदर यदि देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही तो क्या थे, प्रोटॉन भी थे। तो 10 क्या थे, प्रोटॉन भी थे, और 10 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो कुल जो आवेश था वो कितना था, प्रारंभ में 0 था यहां पर। और ऐसा ही यहां पर भी था कि यहां पर भी कितने थे, 4 प्रोटॉन थे, तो कुल आवेश यहां पर भी कितना था, 0 था। लेकिन अब यहां क्या हो गया, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अपने पास यहां किसका बाहुल्य हो गया, प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए। कितने प्रोटॉन ज्यादा हो गए, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। इसका मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब इसके ऊपर एक प्रोटॉन, या यूं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऐसे बोल दूं उसको कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एक इलेक्ट्रॉन की यहां क्या हुई, कमी होगी, और यहां एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की यहां कमी होने से इसके ऊपर क्या हुआ, आवेश का मान ये कैसी होगी, धनावेशित होगी। क्योंकि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इसके पास 10 प्रोटॉन प्लस 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इस तरह से इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से क्या हो गया कि यह धनावेशित हो गया। और इसी प्रकार से जो रेशम का जो टुकड़ा है वो कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो इस तरह से अपने पास कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है, 2 पदार्थ है, उनको आपस में जब अपन घर्षण करवाएंगे तो उनके जो परमाणु है, उस पदार्थ के जो परमाणु, उसके बाह्य कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको घर्षण के दौरान क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा को वो क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और जिस इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण बल कम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, त्याग देगा। तो वो त्यागेगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन ग्रहण करेगा, दूसरा पदार्थ वाला। जैसे यहां कौन ग्रहण कर रहा है, रेशम ग्रहण कर रहा है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो अब इनके अंदर आपने एक समझा कि कोई भी पदार्थ यदि आवेशित होता है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन हुआ, सबसे मुख्य कारण हुआ उत्तरदायी का इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि नाभिक से प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं है। क्योंकि नाभिक से प्रोटॉन को निकालने का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी प्रदान करना। तो सबसे आसान काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कोई वस्तु यदि आवेशित होती है तो उसका कारण जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है कि वो क्या करेगी, एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगी और दूसरा उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब यहां पर अगला है
कि कोई जो पदार्थ है उसको अपन आवेशित करेंगे, अपन कह रहे हैं कि आवेशित होगा, तो वो किस प्रकार से आवेशित होंगे। तो यहाँ अपने एक चीज तो ये देखी कि अपन बार बार कह रहे हैं कि दो वस्तुओं को आपस में क्या करवाएंगे, घर्षण करवाएंगे। तो इस तरह से एक प्रकार तो हो गया कि घर्षण के द्वारा भी क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। दूसरा, क्या बिना घर्षण करवाए भी आवेश उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जब घर्षण करवाते हैं तो वस्तु क्या आती है, संपर्क में आती है। तो क्या बिना घर्षण के द्वारा भी आवेशित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या बिना संपर्क में आए भी वस्तु आवेशित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जिस तरह से अपन देखते हैं कि अपने शुरू में ही कहा कि जैसे अपने पास कंघा होता है, कंघे को अपन बालों से गुजारने के बाद में सूखे जो बाल होते हैं उनसे गुजारा जाता है, तो बाल और कंघों के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। और उसके बाद यदि अपन उस कंघे को मिट्टी के पास में यदि लेकर जाएं तो वो क्या कर, कंघा जो है वो मिट्टी के कणों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब यहाँ सीधा सा दिख रहा है कि अपन ने मिट्टी के कणों को कंघे से छुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिट्टी के कणों को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो अपने पास कोई भी पदार्थ है, कोई वस्तु है, उसको आवेशित करने की 3 मेथड है, 3 विधि हैं। सबसे पहले एक है घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि और तीसरा है प्रेरण विधि। तो एक एक करके अपन इसके अंदर बात करते हैं कि घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घर्षण विधि की, फ्रिक्शन मेथड। घर्षण विधि के अंदर अपने अभी जस्ट ही कहा था कि अपने पास कांच की जो छड़ है, कांच की जो छड़ है उसको अपन क्या करवाएंगे, जो रेशम का जो कपड़ा है उसके साथ उसको क्या करेंगे, रगड़ेंगे। और रगड़ने का मतलब है आप क्या करवा रहे हैं, उसके साथ में उसके साथ घर्षण करवा रहे हैं। तो इस तरह से जब इनको आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा कि एक पदार्थ जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्यागेगा, और दूसरा उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इस तरह से अपने पास कांच की जो छड़ है वो अपन कहते हैं कि कैसी होती है, धनावेशित हो जाती है, और दूसरी जो है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। जितना इसके ऊपर, जैसे मान लिया कि अपने पास इसके कांच के 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो कांच की छड़ के ऊपर जो आवेश होगा वो कितना होगा, प्लस का ई होगा, क्योंकि इसने यहां क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो इसके पास क्या होगी, प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया। इधर जो रेशम है उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण किया है, तो ये क्या हो रहा है, ऋणावेशित हो रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसके ऊपर कितना हो गया, माइनस का ई आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यदि अपन ये कहें कि यहां से इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है कांच की छड़ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, रेशम ग्रहण कर लेगा। तो कांच की छड़ के ऊपर प्लस का कितना आवेश हो जाएगा, 2e उत्पन्न हो जाएगा, और रेशम के ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2e उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से एक वस्तु के ऊपर जितना धनावेश उत्पन्न होगा उतना ही क्या होगा, दूसरी वस्तु के ऊपर क्या हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब समान आवेश होंगे लेकिन प्रकृति उनकी कैसी होगी, विपरीत प्रकृति क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। एक धनावेशित और दूसरी कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। और दूसरा दोस्तों, अब यहाँ एक चीज देखते हैं कि एक अपने शब्द आता है निकाय, सिस्टम। निकाय का मतलब है उसके अंदर 2 या 2 से क्या होते हैं, अधिक पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होती हैं। तो अपने पास कांच और रेशम, यहां यदि देखें तो ये दोनों मिलकर ये एक क्या बना लेती हैं, निकाय बना लेती हैं। तो यहां से एक नियम निकलेगा, देखें दोस्तों, कि जब आपने इन दोनों को घर्षण नहीं करवाया, मतलब घर्षण से पूर्व है, घर्षण से पहले जो कांच की जो छड़ थी, ये जो कांच की छड़ थी ये कैसी थी, उदासीन थी, और रेशम जो था वो भी कैसा था, उदासीन था। मतलब दोनों के ऊपर जो आवेश था वो कितना था, 0 था। तो कुल आवेश कितना हो गया, 0। घर्षण से पहले इस निकाय का कुल आवेश कितना है, 0 है। अब जब अपन ने इन दोनों को घर्षण करवाया तो अपन ने देखा, जब अपने कहा कि इसके ऊपर से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है,
तो कांच के ऊपर प्लस का ई उत्पन्न हुआ, आवेश उत्पन्न हो गया, और रेशम के ऊपर कितना हो गया, माइनस का ई आवेश क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। तो घर्षण के पश्चात कांच की छड़ के ऊपर आवेश हुआ प्लस का कितना ई, और रेशम के ऊपर उत्पन्न हुआ माइनस का कितना ई। अब भी इस निकाय का कुल आवेश कितना है, 0 है। इसका मतलब कि आप किसी भी दो वस्तुओं को आपस में यदि घर्षण करवाते हैं तो घर्षण से पहले जितना आवेश उस निकाय का था उतना ही जो आवेश है वो घर्षण के क्या रहेगा, बाद में रहेगा। तो प्रारंभ में कितना था, 0, और अंत में भी क्या है, 0। इसका मतलब कि आवेश ना तो आपने उत्पन्न किया और ना ही नष्ट किया। यहां केवल क्या हुआ कि आवेश एक पदार्थ से कहां क्या हो रहा है, दूसरे पदार्थ पर क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो किसी भी निकाय का जो आवेश होता है वो कुल जो आवेश है निकाय का, वो कुल आवेश हमेशा कैसा रहता है, नियत रहता है। और उस तरह से अपन कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण के नियम की क्या होती है, इसके अंदर पालना होती है। तो इस तरह से आपने समझा कि घर्षण के द्वारा किस तरह से अपन दो पदार्थों को क्या कर सकते हैं, आवेशित किया जा सकता है। अब अगला जो मेथड है वो है चालन विधि, या इसका दूसरा नाम है स्पर्श विधि भी अपन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी दो वस्तुएं क्या होंगी, आपस में क्या किया जाएगा, स्पर्श करवाया जाएगा। घर्षण नहीं होगा, केवल क्या करवाएंगे, स्पर्श करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चालन विधि, मान लिया अपने पास ये दो गोले हैं और इन दोनों को क्या किया गया है, किसी कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा गया है। पहला जो गोला है और ये दूसरा गोला मान लेते हैं। पहला गोला जो है वो अनावेशित है और दूसरा गोला जो है वो मान लिया कैसा है, आवेशित है ये। और मान लिया कि इसके ऊपर क्या है, धनावेश है। दोनों जो गोले हैं ये समान आकार के अपन मान के चल रहे हैं और दोनों को कैसा मान के चल रहे हैं, मान लिया कि कैसे हैं, चालकीय गोले हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों जो गोलों हैं, इन दोनों गोलों को आपस में क्या करवाया जाएगा, संपर्क में लाया जाएगा। जैसे ही ये गोले आपस में यूं संपर्क में आएंगे, तो क्या होगा, जो गोला आवेशित है उसका जो आवेश है वो दूसरे के ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो अनावेशित गोला है उसके ऊपर भी क्या शुरू हो जाएगा, आवेश उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। दूसरा गोला आपने कहा धनावेशित माना था, तो यहां जैसे ही इन दोनों गोलों को संपर्क में लाया गया तो जो इसका जो धनावेश है वो क्या किया, दूसरे गोले के ऊपर इस संपर्क में आने की वजह से क्या होना शुरू हो गया, स्थानांतरित होना शुरू हो गया। और कब तक स्थानांतरित होगा, जब तक दोनों पर इसका मान क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। अब दोनों के ऊपर आवेश क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों जो गोले हैं इन दोनों गोलों को क्या कर दो, अलग अलग कर दो, वापिस दूर हटा दो। जैसे ही दूर हटाएंगे इस दूसरे गोले का जो आवेश है उस पहले वाले गोले से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। और ये पहला गोला जो है जो अनावेशित था वो भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो इस तरह से इस मेथड को अपन कहा जाता है चालन या संपर्क विधि द्वारा आवेशन। तो यहां अपन देख रहे हैं कि चालन विधि के दौरान
क्या होगा, जो गोला आवेशित है उसके ऊपर जो आवेश है, यदि वो धनावेशित है तो दूसरा गोला भी क्या होगा, धनावेशित होगा, और यदि वो ऋणावेशित है तो दूसरा गोला भी कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। मतलब उनके ऊपर समान प्रकार का क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। अब अपन बात करते हैं तीसरा मेथड, जिसको अपन कह रहे हैं प्रेरण, कि प्रेरण विधि के अंदर क्या होगा। तो दोस्तों प्रेरण विधि के अंदर अपन एक सिंपल सा नाम देखते हैं, प्रेरित होना, कि किसी दूसरे से प्रेरित होकर क्या करना, काम करना। तो ये वैसा ही है यहां पर। तो यहां आपने मान लिया कि ये अपने पास एक चालक गोला है, इसको भी अपने कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा गया है और ये अनावेशित है। मतलब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश का जो मान है वो कितना है, 0 है ये। अब अपन क्या करेंगे, एक कोई छड़ लेके चलेंगे। ये मान लिया अपने पास एक छड़ है जो अपने पास धनावेशित है ये। अब इस धनावेशित छड़ को क्या करेंगे, अपन इस गोले के क्या लेकर आएंगे, धीरे धीरे पास में लेकर आएंगे। अब जैसे ही इसको पास में लेकर आएंगे तो अपने को पता होगा कि ये जो चालक गोला है जो अनावेशित है, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये जो छड़ है ये अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी। जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो इस छड़ के पास वाला जो सिरा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, बाहुल्य होना शुरू हो जाएगा। और जो धनायन है उनके ऊपर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो उसकी वजह से, क्योंकि समान आवेशों में अपने पढ़ा कि क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो ये धनावेशित को क्या करेगा, विपरीत वाली परत के ऊपर क्या करना शुरू कर देगा, धकेलना शुरू कर देगा। तो इस तरह से इस अनावेशित गोले के ऊपर अपन देखेंगे कि अब एक परत के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो गया और दूसरी परत के ऊपर क्या हो गया, धनावेश उत्पन्न हो गया। लेकिन अब भी जो चालक है वो अनावेशित है, आवेशित नहीं हुआ है। अब अपन क्या करेंगे कि इस चालक गोले की जो दूसरी परत है, इस परत को, इधर वाली जो धनावेशित परत हुई है, इस परत को किसी चालक तार के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, भू संपर्कित कर दिया जाएगा। अर्थिंग जिसको अपन बोलते हैं, वो भू संपर्कित करेंगे। जैसे ही भू संपर्कित करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि इस पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, गमन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इन धनायन को क्या कर लेंगे, अपनी ओर आकर्षित करके क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे या उदासीन कर देंगे। तो इस तरह से यहां का जो आवेश है, ये धनायन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और अपने पास अंत में बचेगा केवल छड़ के सिरे की तरफ का जो भाग है उसके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अब भी ये ऋणायन संपूर्ण गोले में नहीं फैला है। क्यों? क्योंकि इसके आकर्षण बल से ये क्या है, बंधा हुआ है। तो अब अपन क्या करेंगे कि इसके पश्चात इस छड़ को यहां से क्या ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे और जैसे ही दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, अब यहां से इस छड़ को यहां से हटा देंगे, इधर से इनको हटा देंगे तो अपने पास अपन देखेंगे कि पूरा का पूरा जो ये ऋणावेश है वो इस संपूर्ण गोले के अंदर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, इसकी सतह पर फैल जाएगा। इस तरह से ये जो परत गोला है वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इस विधि को, ये जो मेथड था, इस मेथड को कहा जाता है प्रेरण विधि, जिसके अंदर अपन ने क्या किया, छड़ और गोला उन दोनों को आपस में संपर्क या घर्षण कुछ भी नहीं किया, केवल दूर रखा है। उसके बाद में भी इस गोले के ऊपर या इस वस्तु के ऊपर क्या उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। लेकिन अपन देखेंगे कि यहां जो छड़ थी वो छड़ कैसी थी, अपने पास धनावेशित थी और गोला जो है वो क्या हुआ, ऋणावेशित हुआ। तो इस प्रकार प्रेरण जो विधि है उसके अंदर अपन जिस छड़ को लेकर आएंगे, यदि वो धनावेशित है तो गोला जो होगा वो ऋणावेशित होगा, और यदि छड़ ऋणावेशित है तो जो गोला है वो कैसा होगा, धनावेशित होगा। मतलब इनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, विपरीत, प्रेरित आवेश और प्रेरक। तो छड़ जो थी
और गोला जो है, इसके अंदर प्रेरक कौन है और प्रेरित कौन है? प्रेरक कौन था? छड़ था, छड़ थी। और प्रेरित कौन हुआ? गोला हुआ। तो छड़ जो है वो है प्रेरक और गोला जो है वो क्या है? प्रेरित। तो अपन कह सकते हैं कि प्रेरक जो आवेश, Q प्रेरक और Q प्रेरित, ये परिमाण में कैसे हैं? बराबर हैं, लेकिन प्रकृति में कैसे होंगे? विपरीत होंगे। मतलब एक धनावेशित होगा तो दूसरा ऋणावेशित, पहला ऋणावेशित तो दूसरा कैसा होगा? धनावेशित होगा। तो इस तरह से दोस्तों अपने इस पहले चैप्टर के अंदर का जो पहला पार्ट था, आज इस पार्ट के अंदर अपन ने कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, आवेश क्या होते हैं, कैसे उनके कितने प्रकार होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, किस आधार पे अपन उसको समझाते हैं। तो ये और किस प्रकार से आविष्ट करने की ये विधियां अपने 3 मेथड अपने पढ़े हैं। तो दोस्तों अभी अपने यहाँ पर एक बात बीच में आया, घर्षण मेथड। तो एक सिंपल सा उदाहरण आप बताएंगे मेरे को कि मान लिया कि मेरे पास ये एक धातु है, लोहा मान लो, तांबा मान लो, कुछ भी मान लो, इसको क्या करें कि आप उन्हीं वस्तु के साथ में क्या करवाएं? घर्षण करवाएं। तो क्या ये छड़ मेरे हाथ में इसको पकड़ा है और हाथ में पकड़ने के बाद इसको क्या करवा रहे हैं? उन्हीं वस्त्र के साथ में क्या करवा रहे हैं? घर्षण करवा रहे हैं। तो क्या ये धातु की जो छड़ है वो आवेशित होगी या नहीं होगी? तो क्यों? और नहीं होगी तो क्यों? यदि आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर जरूर दें, ताकि पता लगे कि किस तरह से जो आपको बताया जा रहा है उसका वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।